अगर मैं आपसे पूछूं कि आज का चाणक्य कौन है तो आपका जवाब होगा अमित शाह। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि नहीं ये गलत है, मैं अगर आपको कहूंगा कि अमित शाह नहीं राहुल गांधी हैं तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। चलिए फिर चलते हैं इस वीडियो में। नमस्कार। क्या कांग्रेस एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है? प्योर विन विन सिचुएशन। किसी भी तरीके से आप देखो, किसी भी तरीके से सोचो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसे आपको डिटेल में बताता हूँ। डिटेल में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्लू दे देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आ जाए। अब देखिए अभी स्थिति क्या चल रही है कि या तो एनडीए हो रहा है यानी कि बीजेपी, या फिर बहुत सारे राज्यों से छोटे छोटे करके जो क्षेत्रीय दल थे जो बीच में काफ़ी मजबूत थे। आपको ये पता होगा जब यूपीए 1 यूपीए 2 चल रहा था या फिर वाजपेयी जी की सरकार चली थी, उस समय तक जो है ना क्षेत्रीय दल काफ़ी बड़ी ताकत बन चुके थे। वो अपने अपने राज्यों में काफ़ी बड़े ताकत थे, चाहे बीजू पटनायक हो, नीतीश कुमार हो, या मुलायम सिंह यादव हो, ममता बनर्जी हो, उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला हो, या डीएमके हो, स्टालिन हो, या करुणानिधि जयललिता, जो भी, मतलब ये सारे अपने अपने स्टेट में बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। लेकिन आप देखिए क्या हुआ, या तो वो एनडीए गुट में गए या यूपीए गुट में गए। बाद में यूपीए गुट ही एनडीए अलायंस बन जाती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पहले अलग लड़ती है, बाद में कहती है कि नहीं सब साथ लड़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे करके घटते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है जहाँ पे थी वहीं है, मतलब स्थिर बनी हुई। भले ही सीट न जीत रही हो लेकिन किसी न किसी तरह से बची हुई है। 3-4 राज्यों में अभी भी कांग्रेस है तो वो बची हुई है, यानी अपने आप को बचाया हुआ है, सर्वाइव किया हुआ है। लास्ट में आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसी स्थिति आने वाली है कि सारे क्षेत्रीय दल जो हैं खत्म हो जाएंगे और फिर बचेगा सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी? और जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी होता है वहाँ पे कांग्रेस तो एक उम्मीदवार होगा ही ना, कि जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं ना कहीं तो आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो कांग्रेस तो इस सोच के साथ तो चल ही रही है, क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस की जो भी रणनीति है उस रणनीति में तो यही दिखता है कि भाई हम अपने आप जीत जाएंगे, जनता हमें एक बार ना एक बार तो बना ही देगी। तो उसी हिसाब से काम तो चल तो रहा है। तो स्थिति ये बनाई जा रही है कि भाई उस हिसाब से जब आएगी पोजीशन तो उस समय हमारे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो उसके पहले आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊँगा, बैकग्राउंड में ले जाऊँगा। सबसे पहले मैं इंडिया अलायंस पे ले जाता हूँ। अब आप कहेंगे इंडिया अलायंस, हालांकि जो पॉलिटिकल व्यू रखते हैं, जो राजनीति को जानते हैं वो जानते होंगे इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस क्या है। इंडिया अलायंस क्या था कि नीतीश कुमार द्वारा, अगर आप सही से उसको देखें तो नीतीश कुमार द्वारा गठित करवाया गया था। उन्होंने एक साथ मिल करके कांग्रेस को लेकर के, सभी दलों को लेकर के इस तरह से बनाया कि भाई बीजेपी को 2024 में हराना है। ये 2023 में पहली मीटिंग पटना में होती है। उसके बाद इसे कहा गया कि भाई इसे हराना है, और नीतीश कुमार की इच्छा थी कि मैं एक संयोजक बन जाता हूँ, बड़ा सा इसका एक पावरफुल आदमी बन जाता हूँ, मैं इसे जोड़ता हूँ। और जैसे मैंने बिहार में किया है कि लगातार इधर उधर, उस समय ना नीतीश कुमार जेडीयू और आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, और उस समय आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे बिहार में। तो उस समय वो चाह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार जो है मोदी जी के समकक्ष हैं, और मोदी जी के जो ताकत, मोदी जी को जो रोक सकते हैं वो नीतीश कुमार ही रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता। और कांग्रेस भी लगातार उस समय हार रही थी। कांग्रेस 2019 का चुनाव बुरी तरीके से हार चुकी थी, और बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बना चुकी थी, और भी बहुत सारे 370 धारा 370 सब लागू हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। उसके बाद की ये स्थिति थी, तो सभी ने मिलकर के कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा होगा कि अगर हम लोग सभी अपना अपना जो वोट परसेंट है, मैं उस वोट परसेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा, उसको मिला दें तो हम लोग चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पंजाब और दिल्ली में उस समय थी, तो बहुत मजबूत स्थिति में थी। आपको याद होगा केजरीवाल ने तो कहा था कि मोदी जी आप इस जन्म में तो हमें दिल्ली में नहीं हरा सकते। तो वो आम आदमी पार्टी पंजाब में जो एकदम पूरा सबका सफाया चट करते हुए आई थी, तो वो थी। उसमें डीएमके थी जिसने कि 2019 में भी और बाद में 2024 में भी तमिलनाडु में पूरा का पूरा एक क्लीन स्वीप
टाइप का किया वहाँ पे लोकसभा में, तो वो वहाँ पे सत्ता में थे। मतलब मजबूत पार्टी बता रहा हूँ। बंगाल में आप देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और जनता दल तो है ही अखिलेश समाजवादी पार्टी से, तो ये सभी मिलकर के इंडिया अलायंस बनाते हैं। तो इंडिया अलायंस है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये आपको 18 जुलाई 2023 को हुआ था। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैंने बता दिया, नीतीश कुमार ने इसकी जो है आधारशिला एक तरह से रखी थी, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी कि भाई हम जो है सबको मिला करके लाएँ और बीजेपी को हराते हैं। और साथ में उनकी एक दूसरी इच्छा ये भी थी कि भाई ऐसे में जब हम सबको एक साथ एकजुट करके लाएंगे तो दूसरे दल तो क्या है कि सभी दल कैसे एक नाम पे सहमत होंगे, तो मुझे संयोजक बना दिया जाए तो हो सकता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। प्राइम मिनिस्टर की तो इच्छा थी नीतीश कुमार की, लेकिन आप आगे चल के देखेंगे कि इसमें बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, जिसके कारण से नीतीश कुमार जो संयोजक बनना चाहते थे उन्हें संयोजक भी नहीं बनाया गया। और कांग्रेस की जो मैंने शुरुआत में आपको बताई कि उसकी जो पॉलिसी चल रही है, उसने आज नहीं, उसने 2014 के बाद ही शायद ये प्लान कर लिया था कि हम अकेले तो नहीं जीत सकते और कोई हमारे पास रणनीति या कोई हमारे पास इस तरह का कोई प्लान नहीं है जैसे कि हम जनता को कह सकें कि भाई ठीक है आप मेरे साइड आ जाओ और वो उनको वोट डाल दें। तो हम कैसे जीत सकते हैं? तो एंटी इनकम्बेंसी से। जब बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी आएगा तो जीतेंगे, लेकिन क्षेत्रीय दल वहाँ बाधक थे। क्षेत्रीय दल मतलब उन्हें रोक सकते हैं। तो क्षेत्रीय दल को कैसे ख़त्म किया जाए? क्योंकि बीजेपी के साथ अगर कांग्रेस रहेगी तब कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करती है। कहीं भी देख लो, चाहे मध्य प्रदेश देख लो, हरियाणा देख लो, चांसेस तो बनते हैं। राजस्थान देख लो, राजस्थान में तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी होती, तो चांसेस तो बनते हैं। तो ऐसे ऐसे चांसेस के लिए ही कि भाई एक बार वो चांस जब आए तो उस समय ऐसी स्थिति न हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा आपको डेटा के साथ आपको बात करता हूँ, ठीक है? तो डेटा पे बात। सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखें, ये जो इंडिया का मैप है इसको आप देखने की कोशिश करें। इसमें आप देखिए 2023 के समय जिसमें इंडिया गठबंधन बनाया गया था, उसमें आपको वोटिंग परसेंटेज दिखाया गया है कि कहाँ पर किस राज्य में। येलो वाला आप देख रहे हो ये बीजेपी का है, तो आप देखेंगे बीच में येलो के साथ बीजेपी बना हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा में भी उसमें बीजू पटनायक का पार्टी का जो गठबंधन था वो था। तो अगर आप देखेंगे कि विपक्षी दल का, इसमें भी विपक्षी, ये सिर्फ विपक्षी दल का बता रहा हूँ, बीजेपी का राज्य शासित, आपको पता चलेगा कौन कौन सा बीजेपी का शासित राज्य है। लेकिन उसके अलावा देखिए बीजेपी का जो विपक्ष में यानी एनडी गठबंधन थे उनका वोट परसेंटेज कितना था। देखिए कहीं 35 से 40%, 35 से 40% सब जगह अलग अलग राज्य। तो इन्होंने इसी के आधार पर सोचा कि भाई हमारा जो वोट परसेंट है इतना अच्छा है तो क्यों ना हम जो है एक साथ मिल जाएं, एक साथ सब मिल जाते हैं और मतलब अच्छा सा एक साथ मिल करके मतलब हमारा वोट परसेंट ज़्यादा हो जाएगा और हम जीत जाएंगे, क्योंकि हम दूसरे गुट में रहेंगे। और 2024 में इसका परिणाम भी हुआ। 2024 में परिणाम ये होता है कि बीजेपी जो है मतलब 240 से सिमट जाती है, जब 400 पार की बात चल रही थी। अब देख लें पूरा का पूरा, मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, ये डेटा देख लीजिए, मैं कितना एक बार पढ़ के बताऊँगा। पंजाब में देख लीजिए कितना वोट परसेंट था, सब अलग अलग राज्य का ये डेटा आ रहा है, ये डेटा देख रहे हो आपको दिख रहा है। तो इसमें इतने तो वोट परसेंट विपक्षी दल का अनुमान था कि इस तरह का था। अब देखिए जिन राज्यों में इंडिया मतलब ये तो था कि अच्छा किस किस राज्य में वहाँ मजबूत हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल में मजबूत थी, आपकी जो है पंजाब में मजबूत थी, और आपका तमिलनाडु में मजबूत थी, केरला में मजबूत थी, CPIM वाला केरला हो गया, तमिलनाडु मतलब साउथ के तो पूरे स्टेट, एक तरह से आप ले लो कर्नाटका हो गया, इधर उधर तो मजबूत थी। बीच में आपके मध्य प्रदेश में भी लड़ाई उनकी चली रही थी, बंगाल मजबूत था ही। तो इस तरह से बहुत सारे राज्य थे जहाँ से कि ऊपर से आप हिमाचल ले लो या जम्मू कश्मीर ले लो, तो यहाँ मजबूत थी। लेकिन किन राज्यों में कमज़ोर थी? कमज़ोर ऐसा था कि इंडिया कमज़ोर, कुछ राज्यों में कमज़ोर थी, जैसे असम हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में जो थी इंडिया गठबंधन, जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, वो थोड़ी सी कमज़ोर थी। लेकिन इनका अगर उस समय के वोट परसेंट के हिसाब से देखें, घटक जो मजबूत था वो आपका वेस्ट बंगाल में TMC कांग्रेस लेफ्ट को अगर मिला देंगे तो 50% बन जाता है, जैसे ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तमिलनाडु में आप देख लें कि DMK गठबंधन के साथ मिलकर के 55% वोट परसेंट बन जाता था। तो यहाँ तो सीधे वो जीत जाते। बिहार में RJD और JDU कहा ही जाता है कि जब JDU जिसके साथ होती थी वो यहाँ पे सत्ता में होती थी और वही वोट परसेंट के साथ दिखता भी था, और यहाँ पे RJD, JDU और कांग्रेस की थी। महाराष्ट्र में
तो महागठबंधन बना था, तो वहाँ भी महागठबंधन बना था कि भाई कांग्रेस यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे वाली जो थी और नेशनल कांग्रेस जो थी एनसीपी थी शरद पवार वाली। कर्नाटका में तो कांग्रेस थी, तेलंगाना में थी, केरला में यूडीएफ एलडीएफ दोनों मिल जाते, तो वहाँ तो यूडीएफ एलडीएफ के अलावा तीसरा था ही नहीं। पंजाब में आप और कांग्रेस ही दो पार्टी, अकाली दल अब उतनी वो रही नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और एसपी मिल जाए तो एक बड़ा गुट बन जाए, झारखंड में जेएम के साथ, तो इस तरह से पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन था। अब लास्ट में आपको मैं बताना ये चाह रहा था कि इन सब गठबंधन के बाद रिजल्ट तो आप देखते हो कि अच्छा होता है। 2024 में कांग्रेस जो है 99 सीट तक आती है और बीजेपी 400 की जगह 240 सीट पे रह जाती है और अपने एनडीए गठबंधन के सहयोग से किसी तरह सरकार बना लेती है। लेकिन आप देखें इसके बाद क्या होता है, चुनाव का रिजल्ट देखिए, उसके बाद से क्या होता है। मतलब हरियाणा मान लो कांग्रेस हारती है, राजस्थान हारती है, तो ये तो सीधे सीधी कांग्रेस का है। लेकिन महाराष्ट्र हार जाती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गायब, एनसीपी टूट जाती है, एनसीपी गायब, उद्धव ठाकरे गायब, एनसीपी गायब, दो जो बड़ी मजबूत पार्टी थी वो गायब हो गई। वेस्ट बंगाल अभी आप देखो 2026 में अभी जस्ट चुनाव हुआ, ममता बनर्जी गायब हो गई। कांग्रेस के अलावा लेफ्ट तो गायब ही थी, तो वहाँ से लेफ्ट केरला से पूरी तरह से गायब हो गई। मतलब पूरे भारत में लेफ्ट गायब हो गई, मतलब जो मजबूत पार्टी थी उसकी बता रहा हूँ। अब बच्ची कौन, डीएमके अभी तमिलनाडु में हार गई, एआईडीएमके भी वहाँ उतनी मजबूत, मतलब सेकंड पार्टी रह गई और डीएमके भी सेकंड पार्टी रह गई, मतलब वो दोनों भी कमजोर हो गए। और टीवी के एक नई पार्टी आ जाती है, उसके साथ कांग्रेस मिलकर के सरकार बना लेती है। तो वहाँ भी देखिए अब डीएमके और वो स्टालिन भी कमजोर हो जाते हैं, तो बची कौन, कांग्रेस मजबूत। अब एकमात्र झारखंड और यूपी बचा है। यूपी में बाबा के सामने अखिलेश यादव की उतनी चलती नहीं, तो अखिलेश यादव हो सकता है कि अगले चुनाव 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें वो सिमट जाए। तो बचेगा कौन, एकमात्र जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी कुछ दिनों में मतलब क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगी, लगातार 2 बार से सरकार में है, तो वहाँ पे वो भी उनके भी खत्म होने के चांसेस हैं। तो पूरा भारत जो है ना, मतलब जो तीसरा पक्ष था वो खत्म हो जाएगा। और खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब वो छोटी पार्टियां बन जाएगी, इतनी छोटी बन जाएगी। अभी तक जो वो कांग्रेस पे चढ़ के थे, अब कांग्रेस उन पे चढ़ करके बात करेगी कि भाई राष्ट्रीय दल तो हम हैं, बीजेपी को टक्कर तो हम ही दे सकते हैं, तो दूसरी पार्टी तो हम ही बनेंगे। और जब एंटी इनकम्बेंसी आएगी तो फायदा किसे मिलेगा, सोचे जरा, कांग्रेस को। तो ये है पूरा का पूरा विन विन गेम। अगर क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर के जीत जाते हैं तब भी सत्ता बना लेंगे। इसलिए आप देखो टीवीके के साथ मतलब लड़ी डीएमके के साथ, और जरा सा भी समय नहीं लगाया टीवीके के साथ चली गई कांग्रेस। ममता बनर्जी को हराने के लिए सबसे पहले राहुल गांधी ने वहां पे बात की थी। हालांकि वहां पे ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की बात पे हो गई पूरी बात, लेकिन देखो कितनी जल्दी बदलते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। यूडीएफ एलडीएफ की लड़ाई तो आपको पता ही है केरला का। तो इस तरह से आप देखें कि धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जो क्षेत्रीय दल है वो खत्म हो गया। एकमात्र अब जम्मू कश्मीर और झारखंड और यूपी, ये 3 राज्य बचे हैं। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव नहीं है, लेकिन यूपी में भी चुनाव है, तो एक और पार्टी सिमटने वाली है, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी रह जाएगा, एनडीए गठबंधन। तो ऐसा ही चल रहा है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप बताना। धन्यवाद।